हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 1 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से। और ये फ्रंट पेज है आपके सामने। हैप्पी न्यू ईयर ऑलरेडी विश किया जा चुका आपको। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स। अगर फ्रंट पेज पे देखिए तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज ईपीएफओ के बारे में, जिसके बारे में हमने इकोनॉमी पेज पे प्रीवियस डेट्स में एक बार डिस्कशन किया था कि 8.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी दिया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा। पहले तो क्या होता था, ब्रेक्स में देते थे। 8.15% जो इंटरेस्ट रेट है वो तो मिलती थी, आप कह सकते हो डेट पे। ओके, एक तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो ईपीएफओ को, तो आप क्या कर रहे हो, उधार दे रहे हो। ठीक है, उस तरीके से। दूसरा, 0.35% इंटरेस्ट रेट जो था वो मिला करता था इक्विटी से, कि इन्वेस्ट कर दिया मान लो ईपीएफओ ने कहीं पे, तो उससे जो उसके पास पैसा आता था उसका आप निकाल करके फिर देखोगे तो 0.35% का हिस्सा दिया जाता था। तो इन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल अब एक साथ ही 8.5% फाइनलाइज कर दिया गया है 2019-20 के लिए ईपीएफओ के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी। ठीक है, देखेंगे ये आर्टिकल। इसके अलावा आप देख सकते हो ये वाला आर्टिकल, जिसमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बारे में बताया हुआ है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। तो यहीं पर आप देख सकते हो ये क्वेजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। तो इस आर्टिकल के हम केवल ये एक पैराग्राफ देख सकते हैं, जो आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ, एक बार रीडिंग मार सकते हो आप। ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये क्वेजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो कि अपना ओपिनियन देती है कि कोई भी फॉरेनर इलीगल फॉरेनर है या नहीं, कोई भी इंडिविजुअल। ठीक है, वो केसेस को उनको सुनते हैं जिन केसेस को या तो पुलिस है वो रेफर करे कि भाई पता करो कि ये जो फॉरेनर है, कि ये जो लोग हैं ये यहाँ के लोकल सिटीजन हैं या फिर इलीगल फॉरेनर्स है। जैसे असम की बात करें हम, ठीक है, एनआरसी अपडेट जो पूरा प्रोसेस था उसमें ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की बात आती है। दूसरा, या फिर जैसे इलेक्शन कमिश्नर की कोई अथॉरिटी है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ है, वो अगर डाउटफुल वोटर्स, अगर किसी भी वोटर की वोटर आईडी पे डी मार्क लिखा हुआ है, तो डाउटफुल वोटर के लिए भी कहीं ना कहीं ये अपना ओपिनियन देते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे आर्टिकल्स। फिर बात आती है पेज नंबर 5 पे। आप देख रहे हो इम्यूनिटी लो रिचर कंट्रीज में, कोविड डेथ्स भी वहां पर ज़्यादा है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसका नाम है इम्यून ट्रेनिंग। क्या है? इम्यून ट्रेनिंग। जानेंगे इस आर्टिकल से कि क्या है इम्यून ट्रेनिंग। अच्छा आर्टिकल है, ये देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आगे चलें तो सीधा एक्सप्लेन पेज पे हम देख सकते हैं, ये पहला आर्टिकल है, वर्ल्ड इनसाइड योर होम, जो वर्क फ्रॉम होम हुआ है या क्या हमारे साथ में अभी तक घटित हुआ 2020 में, उसके बारे में समराइज किया जा रहा है कि मेड इन इंडिया कैसे प्रमोट होता चला गया, नए गैजेट्स कैसे आने लग गए, वो सारी चीज़ें आ गई। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी हमारे लिए जो काम का आर्टिकल है वो है ये दूसरे वाला, जिसमें मार्केट के लिए ऑप्टिमिज्म तो बहुत है कि मार्केट अच्छा ग्रो करेगा, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ को डिरेल कर सकते हैं, फिर से डगमगवा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल को देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है द वर्ल्ड पेज से। ओके, उस पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। ठीक है, कि यमन की कैपिटल पे सऊदी लेड कोalition ने एक अटैक किया है। ठीक है, और ब्लेम गेम चल रहा है वहाँ पर हौतीज़ के बीच में और इस तरीके से। अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो ये देखो, हौतीज़ जो हैं वो कहाँ के रिबेलियन ग्रुप्स हैं, तो ये है यमन के। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पे बता देता हूँ। दूसरा, यमन में अभी सरकार जो चल रही है उस सरकार को कहीं ना कहीं बैकिंग मिलती है कहाँ की, सऊदी अरब की। और वो सरकार कहाँ से चल रही है? एडन, गल्फ ऑफ एडन की आपने नाम सुना होगा। यमन में, यमन ऊपर की तरफ रहता है और आप देखोगे तो इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो यमन एडन जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, दूसरा आप एक बार एक इस चीज़ को मैप पे ज़रूर देख लेना। एक तो सना, सना मतलब क्या है? यमन की कैपिटल। एक है एडन, ये भी जगह का नाम है। एक चीज़ हो गई हौती रिबेलियन। हौती रिबेलियन कौन है? ये शिया रिबेलियंस है जिनको बैकिंग प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। अब ईरान और सऊदी अरब का आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और सऊदी अरब सपोर्ट किसको कर रहा है? जो यहाँ पर अब्द रब्बू मंसूर हदी, इनकी जो कम्युनिटी ये सुन्नी है, इनको बैकिंग मिलती है सऊदी अरब से। तो हौती और वहाँ का जो स्टैब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है यमन की, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और सऊदी अरब इसमें पूरा रोल प्ले करता है। तो हौतीज़ की तरफ से कौन? ईरान। ये कॉन्फ्लिक्ट है मेन। ओके, और आप ये जरूर देख लेना एडन, सना, ये कहाँ पर लोकेटेड है, मैप जरूर देख लेना आप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट।
फिर बात करें इकोनॉमी पेज पे हम देखेंगे यहाँ पर कि कोर इंडस्ट्रीज का आउटपुट क्या रहा नवंबर में, श्रिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस पोर्शन में देखने वाली बात क्या है, वो ये कि कोर इंडस्ट्रीज किसको हम कंसिडर करते हैं, कौन कौन सी। तो आप देख सकते हो सीधा सीधा, मैं चलो हाईलाइट करके बता ही देता हूँ। देखो, एक तो हो गई आपकी नेचुरल गैस, एक हो गई रिफाइनरी प्रोडक्ट, एक होगी स्टील, एक होगी सीमेंट। ओके, और इस तरीके से आप देख सकते हो, तो 4 इंडस्ट्रीज ये हो गई। फिर दूसरी तरफ आप देखोगे कोर, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से ये और हो गई है। बाकी स्पेस पे इस आर्टिकल को डिटेल में थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें हम बात करेंगे कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। मतलब अभी क्या है, जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब डिफरेंट बिजनेस हाउसेस के द्वारा, उनको कितना रिफंड करने की बात की जा रही है। तो ओवरऑल सभी गुड्स को अभी इसमें कवर किया जाएगा, जिसमें इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। मतलब टैक्स ड्यूटीज जो लगती है ना एक्सपोर्ट, जब भी किसी गुड का किया जाता है, तो वहाँ पर उसको रिलैक्सेशन देने से, जिससे क्या होगा, इंडियन एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए ये काम करना। ठीक है, जानेंगे इस आर्टिकल को भी, अच्छा आर्टिकल है। इसके अलावा अगर इसी पेज पे देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है ये वाला, जिसमें अर्बन जॉबलेस रेट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपेयर करें अक्टूबर दिसंबर 2019 को जनवरी मार्च 2020 से, तो 9.1% अभी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बताया जा रहा है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है ईपीएफओ का, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने 8.5% इंटरेस्ट रेट देने की बात की है 2019-20 में। इसमें जो मेन स्कीम का नाम आ रहा है वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत जनों की जॉब लॉस भी हुई है, तो उनको नौकरी भी मिली है। अक्टूबर में थोड़ा बहुत रिवाइवल देखा गया इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि इन सब की ग्रोथ को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। तो बोला कि जो हम टुकड़ों में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक फैक्टर होता है 8.15% का, एक फैक्टर होता है 0.35% का, तो दोनों को कंबाइन करके एक साथ ही 8.5% की इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर दो 2019-20 का जो ईपीएफओ है। ठीक है, इसमें अगर हम आगे देखें तो इसमें मेन इंडस्ट्री कौन आ जाती है, लेबर इंडस्ट्री आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और अभी हमारे मिनिस्टर कौन है, संतोष कुमार गंगवार। अगर आप किसी छोटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अगर आगे देखें, पहले क्या था कि ईपीएफओ और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता था, जैसे कि 2018-19 की इंटरेस्ट रेट क्या हुआ करती थी, 8.65%। पर उस टाइम पे जैसे ही कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, ठीक है, कुछ रिस्की एंटिटीज़ में जब ईपीएफओ ने इन्वेस्ट किया, आईएल&एफएस जैसी कंपनीज़ का बैंकरप्ट होना साबित हुआ, तो उस वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ पे प्रेशर बनाया कि भाई आप ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, आप इसको 8% से भी कम पे रखो। बट अभी कोविड-19 की वजह से हार्डशिप्स और ज़्यादा बढ़ गई, तो इस वजह से अभी कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, दैट इज़ 8.5 ओवरऑल अगर बात की जाए, जो कि अब गवर्नमेंट 2019-20 के जो लोग हैं जिनकी ईपीएफओ है, जिनका पीएफ है, उसमें उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आप देखोगे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन स्कीम एक शुरू की गई थी, ठीक है, जो पिछले साल की है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से टोटल 24% इंटरेस्ट रेट देने की बात की थी, जिसमें 12% एम्प्लॉयर देगा और मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, उसमें 12% एम्प्लॉयर के हत्ते होगा और 12% हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ आ जाती है, जो इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है, जो भी कोई फॉर्मल सेक्टर में काम करता है जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, उसके एक हिस्से को उसको सैलरी में डाल दिया जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जितने वेजेस हैं उनका लगभग 24% वेजेस है ना, वो पुट किए जाएंगे किसमें, पीएफ के तौर पे, और उन पर फिर इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो जिसमें जो गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम शुरू की थी ना, आत्मनिर्भर भारत, यानी इसमें था प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन स्कीम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा जल्दबाजी में हो गया था। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन स्कीम, इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब देने वाला है,
वो अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट करना चाहे उसको कंट्रीब्यूशन को एक बार होल्ड पे रख दे, वो गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर देगी शुरुआती 3 सालों के लिए। इससे क्या होगा कि अगर कोई एम्प्लॉयर ये सोच के ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड ना करे कि भाई मुझे पीएफ अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा अगर ज़्यादा लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, तो उस केस में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये एक कदम उठाया था। ये अच्छा कदम था। इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस भी इंक्रीज होता है, तो जॉब भी क्रिएट होती है, तो उससे ऑटोमेटिकली इनकम या इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती चली दिखाई देती है। ठीक है, तो एक तो हमें इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन स्कीम, और एक हमने अभी बात कर ली आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसमें आप देख सकते हो एक सब्सिडी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। सब्सिडी कैसे कि आप देख सकते हो कि जो पीएफ में पैसा जो लगा रहे हैं लोग, अपना पीएफ का जो पैसा कटवाते हैं उस पर उनको इंटरेस्ट रेट मिले। ठीक है, और वो कितनी, पूरी ओवरऑल 8.5%। इससे क्या होगा, कोविड-19 की वजह से जो क्राइसिस आए वो क्राइसिस को लोग अपने आराम से टैकल कर पाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है इम्यूनिटी लॉ। देखो, अभी कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की है जिसका नाम है, और पेपर पब्लिश किया जिसका नाम है हाइजीन हाइपोथेसिस। उस थीसिस में ये कहा गया है, उस पेपर में, उस स्टडी में, कि जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और हाइजीनिक टर्म की अगर बात करें, पानी प्योर वाटर नहीं मिलता, मतलब एक कहता है ना कि हाँ अच्छी क्वालिटी का पानी मिलना चाहिए, सैनिटेशन की जो स्टैंडर्ड है वो अच्छे होने चाहिए, तो जिन हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी वाले कंट्रीज़ में जहाँ पर सैनिटेशन स्टैंडर्ड भी वीक रहे हैं, तो वहाँ पर कोरोना से रिलेटेड डेथ्स बहुत कम रजिस्टर की गई है, जबकि जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा रजिस्टर की गई है। इसकी वजह क्या होती है, देखो, ये जो पैथोजन जनरेटेड या फिर हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज होती है ना, इस तरीके की बीमारियों से जो लोग अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं वो पहले से ही वल्नरेबल रहते हैं, वो उनके इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है, तो उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर रहती है। तो कोरोना जैसे वायरस का अगर अटैक हुआ है उनकी बॉडी पे, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी ने अपने आप की जो ट्रेनिंग हुई थी बचपन से ही, जिसको बोलते हैं इम्यून ट्रेनिंग, तो इस वजह से उनकी बॉडी में इम्यूनिटी जल्दी बन पाई, और उस वजह से कहीं ना कहीं डेथ्स बहुत कम रजिस्टर की गई है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन। और डेवलप्ड नेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है, बहुत ही हाइजीनिक वे में वो लोग रहते हैं, तो उससे क्या हो गया, वो नेचर से दूर हो गए, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उनको कोविड-19 जैसे आउटब्रेक के वजह से झेलना पड़ता है। तो ओवरऑल आपने भी देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर रिलेशन है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मिट्टी में खेलना अलाउ करना, वो सारी चीज़ें, उससे क्या होता है, वो बच्चा ऑटोमेटिकली इम्यून बनता चला जाता है, एक ट्रेनिंग हो जाती है ना, फिर बाद में ये कोविड-19 जैसे पैथोजन है, इनके अटैक से कोई परेशान होने की वजह नहीं बनती। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑप्टिमिज्म अराउंड मार्केट बट सम फैक्टर्स कुड डिरेल रिकवरी। अब उसमें देखो, हमने बहुत देखा है कि अभी वैक्सीन आने वाला है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन जिसको कोविशील्ड जिसको बोला जा रहा है वो, या फिर ये वैक्सीन आता है, और दूसरा सेंसेक्स को देखें तो आज राइज कर रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, जिनमें एक वजह क्या है कि राइज क्यों है, क्योंकि यूएसए जैसे कंट्रीज़ में फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है, और फिस्कल स्टिमुलस का मतलब हो गया लोगों के अकाउंट में पैसा जाना या लोगों के हाथों में पैसा आना, दैट मीन्स लिक्विडिटी इंक्रीज होना मार्केट में। जब लिक्विडिटी इंक्रीज होती है तो वहाँ पर आप देखोगे तो नंबर ऑफ डॉलर्स ये ज़्यादा आ जाएंगे। अब जो भी मार्केट में हम कोई भी पर्टिकुलर थिंग है, उसकी अगर क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है ना, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। रही सही में आप यूएसए में देखोगे, इंटरेस्ट रेट अभी नेगेटिव में चल रही है या फिर 0% चल रही है। यूएसए का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज सभी, ओके। तो वहाँ पर ये जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं ये फिस्कल स्टिमुलस का सपोर्ट दिया जा रहा है। तो होता क्या है, यहाँ पर अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रही है, इसका मतलब लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तो अट्रैक्टेड फील नहीं करेंगे, तो फिर देखेंगे वो डेवलपिंग या इमर्जिंग कंट्रीज जो है ना, उनकी तरफ वो अट्रैक्टेड फील करते हैं, और फिर वहाँ पर फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया। क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देखो इंटरेस्ट रेट कितना चलता है, लगभग 4 से 7.5% तो नॉर्मल सेविंग्स पे हमें इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं बैंक वाले। तो और
और दूसरा आप अगर लोन लो तो देखा करो 8 से 10% या 6-7% तो मिनिमम हमें इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो विदेशी जो लोग हैं जिनके हाथों में पैसा आ गया, जैसे यूएसए का कोई इन्वेस्टर है उसके हाथ में पैसा आ गया और मार्केट में वो देखिए तो यूएसए में इन्वेस्ट करने में उसको कोई फायदा नहीं है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? इंडिया में। तो इस वजह से इंडिया में सेंसेक्स भी बड़ा राइज होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें हमने मेनली देखा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में। तो एक तो क्या है, रिस्क है इन्फ्लेशन की। अब आपको ये कॉन्सेप्ट में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्लिक हो गई होगी कि जब मार्केट में यूएसए जैसे मार्केट्स में अगर जो डॉलर है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो इसका मतलब वहाँ पे महंगाई भी बढ़ी होगी। जी बिल्कुल, इसी वजह से कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है कि उस इन्फ्लेशन को अगर टारगेट करने के लिए यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को अगर हाई कर दिया जिससे कि लिक्विडिटी को वो कंट्रोल कर सके, तो उस केस में डॉलर्स की क्वांटिटी जो है मार्केट में डाउन हो जाएगी। अब मार्केट में अगर डाउन हो रही है तो जो पैसा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वो इंडिया से वापस निकाल सकते हैं। तो एक तो डर है देखो इन्फ्लेशन की वजह, ठीक है, कहाँ पर? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर, क्योंकि वहीं से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है। फिर दूसरा जो एक फैक्टर है जो कि रिकवरी को डीरेल कर सकता है वो है स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन, कि कितना जल्दी लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं मिलता है या स्पीड से नहीं होता है तो जो ऑप्टिमिज्म दिमाग में सेट कर रखा है कि हाँ वैक्सीन लग जाएगा तो सब लोग कॉन्फिडेंट होंगे, पैसा खर्च करना शुरू करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि कोविड-19 का जो शॉक लगा ना, इसकी वजह से लोगों ने पैसे को खर्च करने से अपने आप को रोका है। वजह कि पता नहीं और कितनी बुरी सिचुएशन आएगी तो हम पैसे को खर्च ना करके हम हमारे पास में सेविंग्स रख लें, जिससे कि एटलीस्ट जो हमारी बेसिक नीड्स है खाने पीने की वो तो हम पूरी टाइम पे कर सके। तो वैक्सीनेशन की जो स्पीड होगी ना वो भी बहुत हद तक मैटर करेगी। अब देखने वाली बात यह है स्पीड के साथ साथ में वैक्सीन कितना इफेक्टिव रहता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ में जो कोविड-19 वायरस है ना, SARS-CoV-2, ये भी अपने आप को म्यूटेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके में जो सेकंड स्ट्रेन मिला है उसका एग्जांपल हम ऑलरेडी जानते हैं यहीं। तो वो जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं कोविड इस पूरे ऑप्टिमिज्म या फिर हमारी जो रिकवरी हमने अभी एक तरीके से एनविसेज कर रखी है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, जो डेटा भी शो कर रहा है अभी रिसेंटली जो थर्ड क्वार्टर का डेटा है जिसमें हमारी इकोनॉमी ने 0.1% की ग्रोथ रजिस्टर की है, प्लस में आ गए हैं कहने का मतलब। तो वो जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना कर सकती है इन सभी वजहों से, ठीक है। कोविड-19 थ्रेट मैंने बता ही दिया, म्यूटेशन वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। जो पीछे आर्टिकल डिस्कस किया है उसी को आप एक्सटेंडेड फॉर्म में देख सकते हो इकोनॉमी पेज पे, कि वैक्सीन जैसे ही आएगा तो डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है जिससे हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर पाएगी। बट रियलिटी क्या है वो अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है कि अगर 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की अगर बात करें तो नवंबर मंथ में इनमें डिक्लाइन देखा गया है 2.6% से, जिनमें मेनली आप देखोगे नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट, इनमें तो फॉल देखा गया है। जबकि कोल, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सब में कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। एक तो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ से देखने वाला कि इसका मतलब क्या है, वैक्सीन आएगा तो एक थोड़ा सा है कि हाँ हो सकता है कि लोग डिमांड अपनी इंक्रीज करें। इसके अलावा इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रही है। इंडिया की इन्फ्लेशन, अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल में तो इन्फ्लेशन कहाँ की देखी, यूएसए जैसे कंट्रीज़ की, बट अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया की। अब मॉनेटरी पॉलिसी ने जो अपनी एक तरीके से रिव्यू किया था दिसंबर 4 को, तब हमें पता पड़ा था कि Q3 2020-21 का था, उसमें कितना प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस, दैट इज 6.8%, जबकि टारगेट कितना दिया हुआ है 4 ± 2%। कहने का मतलब मिनिमम 2 से 6%, जबकि ये बियॉन्ड 6% जा रहा है। तो आरबीआई के लिए ये भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। ओके, बाकी चीज़ें बड़ी शॉर्ट टर्म की है, वो हमारे इतने काम की है नहीं। अब आ जाते हैं हम गवर्नमेंट की जो ये बेनिफिट देने वाली स्कीम है जिससे कि एक्सपोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, उस पर अगर हम देखें तो आप देखोगे एक स्कीम है जिसका नाम है RODTEP, जिसका नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो आप देखोगे अब जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से, ऑल लिखा हुआ है, अगर प्रीलिम्स में ऑल लिखा हुआ हो तो आप इसको कैंसिल मत कर देना, अब ये ऑल हो गया है,
ठीक है। जितने भी गुड्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे 1 जनवरी 2021 से, उनको सभी को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये बात किसने कही है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और ये सारा का सारा मैटर कौन डिफाइन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? कमेटी का नाम आप जरूर लिख लेना, डॉक्टर जी.के. पिल्लई कमेटी। कहने का मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कमेटी को स्टैब्लिश किया गया, जिसमें जो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, जिसमें सभी एक्सपोर्ट गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा इस रिलैक्सेशन के लिए, बेनिफिट के लिए। तो वो रिकमेंड किसने किया? वो थे डॉक्टर जी.के. पिल्लई। ये ध्यान रखना है हमें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर हम बात करें RODTEP की, तो आपने अगर पढ़ा है तो आपने जरूर देखा होगा ये कि जो हमारा एक जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो MEIS जो चलती थी ना, उस स्कीम को रिप्लेस करके ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसका नाम है RODTEP। ये ध्यान रखना इसकी जगह पे, क्योंकि इसमें भी क्या है, आप गुड्स को ही एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी MEIS में, कि जो WTO के नॉर्म्स थे ना, उन नॉर्म्स में कहीं ना कहीं ये मैच नहीं कर रहा था। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने MEIS को रिपील किया, और फिर बाद में पिछले साल, मतलब 2019 की बात कर रहे हैं अभी, है ना, RODTEP ये शुरू कर दिया था। ओके, यही मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे देखो हम इंपॉर्टेंट जो आप देख सकते हो, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा ना हमारा, तो देखो हमारे यहाँ पर फॉरेक्स बहुत आएगा। फॉरेक्स जब आएगा तो उसका हम दूसरे इंपोर्ट्स के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो नहीं आएंगे। फिर इसी पेज पे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज अर्बन जॉबलेस rate rises to 9.1% in January-March 2020 from 7.9% October-December 2019। देखो, अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जनवरी मार्च 2020 में बढ़ती हुई दिखाई दी है 9.1%, जो कि अक्टूबर दिसंबर 2019 में कितनी थी? केवल 7.9%, तो बढ़ गया। अब यहाँ पर ये जो डेटा है वो किसने? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI के द्वारा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिख लेना आप इसको। अब इसमें थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और बताया हुआ है कि जो ओवरऑल आप देखोगे तो इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है पिछले 5 क्वार्टर्स की अगर बात करें, जो कि आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में 37.2 थी तो 37.5%। अभी अर्बन एरियाज में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना चल रहा है? 37.5%। इसके अलावा आप देखोगे वुमेन पार्टिसिपेशन है, जॉब्स की अगर बात करें, मेल फीमेल इनका कंट्रीब्यूशन है, वो भी यहाँ पर बड़ा माइक्रो लेवल पे बताया हुआ है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लो इसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से आज के डिस्कशन में इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो हमने देखी, और आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।